लास्ट वीडियो में तो हमने पावर शेयरिंग के टॉप 3 लॉन्ग क्वेश्चंस कवर करे थे और आज की इस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म के बारे में कवर करने वाले हैं। अब ये जो सीरीज है वो आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर कर दिया था, बट फिर भी छोटा सा मैं आपको बता देता हूं कि जो आपके अपकमिंग एग्जाम है ना, उसमें क्या है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो काफी ज्यादा बेनिफिट देते हैं सोशल साइंस के अंदर। लॉन्ग क्वेश्चन कवर करने का मतलब है कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर कर लिया और इसके साथ साथ कुछ फैक्ट वाली चीजें लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाती है जो आपको हेल्प करती है एमसीक्यू क्वेश्चंस में भी। तो एक तरीके से कंप्लीट पैकेज है और ये वो क्वेश्चन है बच्चों की जो पूरे लेसन को कवर करने का काम करते हैं, यानी कि वो ही टॉपिक्स लिए गए जो हाईली रिकमेंडेड है एग्जाम में आने वाले और एक तरीके से पूरे लेसन को भी कवर करने का काम कर रहे हैं। तो काफी ज्यादा फिल्टर कर दिया है आप ही के लिए, तो कंप्लीट इस सीरीज को अटेंड जरूर करते रहिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एग्जामिन व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, या फिर अगर थोड़ा अलग टाइप से पूछा जाए व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। तो वो क्या चीजें जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाने का काम करती है। सबसे पहले फेडरलिज्म का आपको मतलब पता होना चाहिए। अगर आसान भाषा में बताने की कोशिश की जाए जो वन लाइन में हो, तो फेडरलिज्म का मतलब ही ये होता है जहां पावर सेंट्रलाइज ना होकर डिसेंट्रलाइज हो जाती है, किसी एक पार्टी या एक पर्सन के हाथ में ना होकर वेरियस ग्रुप में या वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, तो वो फेडरल स्ट्रक्चर कहलाया जाता है। अब इंडिया के अंदर सेंट्रल, स्टेट और लोकल टाइप की गवर्नमेंट है, तो इसका मतलब पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया यानी कि डिसेंट्रलाइज किया गया। लेकिन चाइना में हमें ऐसा नहीं देखने को मिलता। ठीक है, अब क्या चीज है जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती है, तो लेट्स सी। सबसे पहले हम बात करेंगे 2-3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। हमारे देश में स्टार्टिंग में जब 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी तो 2 टाइप की गवर्नमेंट को रखा गया था, सेंट्रल एंड स्टेट। लेकिन आफ्टर सम टाइम 1990 के आसपास हमने 3rd लेवल की भी गवर्नमेंट को क्रिएट कर दिया। तो शुरुआत में क्या बात की गई है, इन द बिगिनिंग, शुरुआत में द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर अ 2-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। एग्जांपल द यूनियन, जिसे हम नेशनल गवर्नमेंट के नाम से जाने जाते हैं, और दूसरी है स्टेट गवर्नमेंट। और लेटर बाद में A 3rd tier of federalism was added in form of पंचायत and municipality. This tier enjoys separate jurisdiction. तो कहने का मतलब बिल्कुल साफ सा है कि हमने 1990 के बाद में 3rd tier की जो गवर्नमेंट बनाई थी तो उसे हमने लोकल गवर्नमेंट का नाम दिया था, जो कि रूरल एंड अर्बन एरियाज के अंदर बनाई गई थी। अगर मैं रूरल की बात करूंगा तो आपको पंचायत याद रखना है, और अगर मैं अर्बन की बात करूंगा तो आपको म्युनिसिपैलिटी का नाम याद रखना है। दैट्स इट। सेकंड है डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। अब इसमें क्या बात की गई है, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आर मेंशन बिलो। तो वो कौन कौन से हैं, तो देखो हर किसी के सब्जेक्ट जो थे ना वो अलग अलग दिए गए थे कि सेंटर किस सब्जेक्ट के ऊपर काम करेगा, स्टेट किस सब्जेक्ट के ऊपर काम करेगा, और ऐसे कौन से सब्जेक्ट होंगे जो मिलजुल के काम किए जाएंगे। तो उसमें क्या आती है, सबसे पहली बात आती है यूनियन लिस्ट की। यूनियन लिस्ट के अंदर सिर्फ काम करने का फुल राइट्स होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। इट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। दीज आर इंक्लूडेड in the list because we need a uniform policy of these matter throughout the country, क्योंकि ये देश के मसले हैं। अब हम ऐसी किसी स्टेट्स को भी करेंसी को प्रिंट करने का काम नहीं दे सकते, या फिर फॉरेन अफेयर में कोई स्टेट रिप्रेजेंट करे, तो ऐसा थोड़ा कम था, तो ज्यादा प्रेफरेंस सेंटर को दी गई थी। The union government alone can make law relating to this subject in the union list. अब स्टेट को क्या दिया गया, जो सारी चीजें उन्हें दे दी गई, तो ऐसी बात नहीं है कि स्टेट को नहीं दिया गया था। ऑब्वियसली दिस लिस्ट कंटेन्स सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस सच एज अ पुलिस, trade, commerce, agriculture and irrigation. The state government alone can make law relating to these subject. तो आप देखते हो कि इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट्स की अपनी अपनी जो है वो पुलिस है। इसके अलावा ट्रेड, कॉमर्स भी सबके अलग अलग है, एग्रीकल्चर, इरिगेशन भी अलग अलग है। तो ये स्टेट को भी पावर दी गई है। हमें यूनाइट होकर रहना है ना, तो पावर को डिस्ट्रीब्यूटेड हम करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने आपको जैसे बताया था कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिसमें मिलजुल के काम करना पड़ेगा, तो वो कहलाई जाएगी कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें क्या होगा, इट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट,
टू बोथ यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। अब वो कौन कौन से काम हो सकते हैं, सच एज एजुकेशन, जैसे सीबीएसई बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड, लेकिन इसके अलावा तो स्टेट बोर्ड भी तो है, चाहे यूपी हो, हरियाणा हो, छत्तीसगढ़ हो, एमपी हो, तो सब टाइप के आपको स्टेट बोर्ड देखने को मिलते हैं। तो एजुकेशन के ऊपर मिलजुल के काम किया जाएगा। फॉरेस्ट होगा, ट्रेड यूनियन होगा, मैरिज होगा, एडॉप्शन और सक्सेशन, ये भी ये सारी चीजें एक तरीके से कॉन्करेंट लिस्ट में रखी गई थी। बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन दीज सब्जेक्ट। लेकिन इसके अंदर एक चीज याद रखनी है, अगर इन केस दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, सेंटर एंड स्टेट, तो मेन पावर किसके पास होगी डिसीजन लेने की, तो वो यूनियन गवर्नमेंट को ही प्रोवाइड करवाई गई है। इसके अलावा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्हें ये पता था कि आने वाले टाइम में ऐसी बहुत सारी चीजें डेवलप्ड होगी, ऐसे बहुत से सब्जेक्ट आएंगे, तो उन्हें किसके अंडर में रखा जाए, स्टेट के या फिर सेंट्रल के, क्योंकि उस समय तो वो चीज अवेलेबल नहीं थी। तो उन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया था कि जो सब्जेक्ट नए डेवलप्ड होंगे और उनको पावर जो दी जाएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही दी जाएगी। तो उन लिस्ट को कहा गया था रेसिडुअरी पावर, यानी कि बाकी बचे सब्जेक्ट। अब बाकी बचे कौन हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे कंप्यूटर हो गया, ई कॉमर्स साइट होगी, सैटेलाइट जैसी चीज होगी, मतलब ये बहुत सारे सब्जेक्ट है आज के समय। इंटरनेट सबसे बड़ी एग्जांपल, आप अगर आप कोई एक मेंशन करना हो तो इंटरनेट कर दीजिएगा या ई कॉमर्स कर दीजिएगा, दैट्स इट। तो ये जो मेन जो इसके ऊपर पावर है लॉज बनाने की, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही दी गई है। तो ये था हमारा बच्चों एक तरीके से कि इन तरीकों से आप कह सकते हो कि ये सारी चीजें हमारी कंट्री को एक फेडरल कंट्री बनाने का काम करती है। आगे हम बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के बारे में। एक्सप्लेन एनी 5 फीचर्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, या फिर डिफरेंशिएट बिटवीन ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत। आप जानते हो कि फेडरलिज्म के अंदर लास्ट जो आपका टॉपिक आता है उसके अंदर आप थर्ड टियर गवर्नमेंट के बारे में कवर करते हैं, जो लोकल गवर्नमेंट है। वो लोकल गवर्नमेंट में जब बात आती है रूरल सेक्टर की, तो वहां पे हमें पंचायती राज सिस्टम देखने को मिलता है, और ये काफी हॉट कैटेगरी में गिना जाता है, यानी कि हायर ऑर्डर थिंकिंग में ये वाला क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो मैं तो कहूंगा मस्ट डू है, इसे अपने फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखना। तो देखिए क्या बात की गई है इसमें, रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन बाय द पंचायती राज, इट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन आर मेंशन बिलो। तो पंचायती राज के नाम से जाना जाता है, जिसमें हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात आएगी पंचायत। तो पंचायत क्या होती है, दिस इज पंचायत इन ईच विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज। तो जितने भी गांव होते हैं तो हर जगह आपको पंचायत जरूर देखने को मिलते हैं। इट इज अ काउंसिल विच हैज सेवरल वार्ड मेंबर, जिन्हें पंच के नाम से जाना जाता है, और इनका जो प्रेसिडेंट होता है उन्हें सरपंच के नाम से जाना जाता है, और इनका जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट तरीके से इलेक्टेड किए जाते हैं। वो उन सभी पॉपुलेशन के थ्रू जो एलिजिबल है वोट डालने के लिए, जिसे हम अडल्ट पॉपुलेशन कहते हैं, जो वार्ड में यानी कि विलेज में रहती है। पंचायत क्या है, एक तरीके से डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है पूरे गांव की, और ये वर्क करती है एक तरीके से ग्राम सभा के अंडर में, उसके विकास में। ग्राम सभा क्या करती है, ग्राम सभा कंसिस्ट ऑफ ऑल द वोटर एंड मीट ट्वाइस थ्राइस इन अ ईयर टू अप्रूव द एनुअल बजट टू द ग्राम पंचायत एंड टू रिव्यू इट्स परफॉर्मेंस। तो उसका काम ही यही होता है कि गांव का विकास करना, इसलिए वो साल में 2 से 3 बार बैठक करती है, जिसमें ये डिसाइडेड होता है कि बजट कितना आएगा, और इसके अलावा परफॉर्मेंस किस तरीके से रिव्यू की जाएगी, उसकी ग्रोथ देखी जाएगी, कुछ इस तरीके से काम किया जाता है। देन इसके बाद जो सेकंड स्टेज आता है वो होता है पंचायत समिति का, जिसे ब्लॉक और मंडल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ पंचायत समिति, जिसे ब्लॉक या मंडल के नाम से भी जाना जाता है। द मेंबर ऑफ दिस बॉडी आर इलेक्टेड बाय ऑल द मेंबर ऑफ द पंचायत इन दैट एरिया। और देन जो तीसरा वाला आ जाता है वो इसी से कनेक्टेड होता है, जो थोड़ा बड़े लेवल पे हो जाता है, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, यानी कि जिला परिषद। अब इसमें क्या होता है, ऑल द पंचायत समिति, यानी कि सेकंड वाला थर्ड में कन्वर्ट हो गया, ऑल द पंचायत समिति और मंडल इन अ डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूट जिला परिषद हुज मेंबर आर इलेक्टेड। अब इसके अंदर सिर्फ इलेक्टेड मेंबर नहीं होते, कुछ उस जिला के एमपी और एमएलए भी इन्वॉल्व होते हैं। मेंबर ऑफ लोकसभा and MLAs of district and some official of the district level body are also its member, क्योंकि उसके अंदर कुछ ज्यादा बड़ा काम हो जाता है। जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद। तो जो वहां का चेयरपर्सन होता है वही एक तरीके से पॉलिटिकल हेड भी माना जाता है। तो ये तीनों टियर के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, पंचायत के बारे में, उसकी समिति के बारे में, और उसके परिषद के बारे में, जिला परिषद के बारे में। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, क्रिटिकली एनालाइज द सेंटर स्टेट रिलेशन प्रायर टू 1990 एंड आफ्टर, यानी कि सेंटर और स्टेट के रिलेशन बताने हैं बिफोर एंड आफ्टर 1990 को लेकर। 1990 इस वजह से लिया गया क्योंकि इसके बाद आप भी जानते हो कि हमारे देश के अंदर जो
थर्ड लेवल की गवर्नमेंट थी, लोकल गवर्नमेंट क्रिएट हो गई थी। लेकिन उससे पहले सेंट्रल स्टेट के रिलेशन क्या थे, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे हम थोड़ा इलेक्शन सिस्टम के बारे में भी कवर करने वाले हैं। अब वो कैसे, देखिए जरा। प्रायर टू 1990 एक्सेप्ट फॉर वंस द कांग्रेस रूल एट द सेंटर फॉर अबाउट 40 ईयर, दिस वर द ईयर व्हेन द सिंगल पार्टी मेड द गवर्नमेंट। क्या था 1951 एंड 52 में जब फर्स्ट टाइम जनरल इलेक्शन हुआ था तो आप कह सकते हो कि कांग्रेस जीती। देन उसके बाद 57 में हुआ, फिर कांग्रेस जीती। 62 में जनरल इलेक्शन हुआ, फिर से कांग्रेस। 67 में इलेक्शन हुआ, फिर से कांग्रेस। 71 में इलेक्शन हुआ, फिर से कांग्रेस। हालांकि 77 में इलेक्शन हुआ, कांग्रेस हार गई थी, लेकिन वो गवर्नमेंट 5 ईयर कंप्लीट नहीं करी। तो 1980 में इलेक्शन हुआ, फिर से कांग्रेस। 1984 में इलेक्शन हुआ, फिर से कांग्रेस। 1989 तक आप कह सकते हो कि ये ऐसा टाइम था कि ऑलमोस्ट 40 ईयर के आसपास सिंगल पार्टी डोमिनेंस हमें इंडिया के हिस्ट्री में देखने को मिला था। द गवर्नमेंट एट द सेंटर रूल द स्टेट विद बायस्ड व्यू, दो स्टेट विच हैड अ गवर्नमेंट फॉर्म बाय द सेम पार्टी। तो क्या था कि इससे पहले 1990 से पहले तक कि अगर स्टेट के अंदर भी, क्योंकि स्टेट असेंबली के इलेक्शन भी होते थे ना साथ साथ, स्टेट के अंदर भी अगर कांग्रेस पार्टी होती थी तो एक तरीके से काम अच्छे से चल पाता था। लेकिन अगर कोई ओपोजिशन की पार्टी होती थी तो अच्छे तरीके से काम नहीं चल पाता था। The government at many occasions dismissed the state government formed by other party in the name of law and order situation। इसका मैं आपको एक परफेक्ट एग्जांपल बता सकता हूं। 1957 में केरल के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं बनी थी, ऑपोजिशन की बनी थी, सीपीआई की, वो भी एक कॉलिशन के साथ। लेकिन कांग्रेस ने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को क्रिएट करते हुए वहां पे सेंटर की तरफ से वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसको एक तरीके से डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो कुछ ऐसा भी मिसयूज किया जाता था। फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर ही बात हो रही है कि सेंटर कुछ ज्यादा ही हावी है, उसके पास कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा पावर है कि वो स्टेट को भी अच्छे तरीके से काम नहीं करने देता। इन अदर वर्ड द सेंटर डिक्टेटेड द स्टेट एंड द स्टेट हैड नो ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट टू फॉलो द सेंटर। उसके बाद कोई और ऑप्शन नहीं होता था। लेकिन ये चीजें 1990 के बाद हमें चेंज होने को दिखी। द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल इन मेनी स्टेट हैज चेंज द सेंटर स्टेट रिलेशन सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990। अब क्या था, रीजनल पार्टी धीरे धीरे उभर के सामने आने पड़ी। अब जो ये सिंगल पार्टी डोमिनेंस था वो बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गया था। क्यों हुआ था, देखिए। दिस वाज आल्सो द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर। कोलिशन गवर्नमेंट जहां पे कोई भी एक सिंगल पार्टी अपने दम पे गवर्नमेंट को नहीं बना पाती और उसे अदर पार्टी का सपोर्ट लेना पड़ता है, फीचर वो रीजनल पार्टी हो या किसी पर्टिकुलर स्टेट की पार्टी हो, तो उसे हम कोलिशन गवर्नमेंट का नाम देते हैं। सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजॉरिटी इन लोकसभा, मेजर नेशनल पार्टी हैड टू एंटर इनटू अ alliance with many small regional party, hence regional parties do take care of their state। तो ऐसे में रीजनल पार्टी की जो प्रेफरेंस थी वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए वो कह सकते हैं कि वो अपना सिक्योर होकर चलती है, क्योंकि उनको प्रेफरेंस दी जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं बन रही है तो उनके सपोर्ट की जरूरत है। पहले जबकि ऐसा नहीं हो रहा था जब एक ही पार्टी बार बार जीत रही थी। दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट टू द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, कि अब सेंटर भी चाहकर भी स्टेट गवर्नमेंट को हटा या डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकती थी। इट बिकम डिफिकल्ट for the central government to dismiss state government in a arbitrary manner। तो गलत तरीके से आप लॉ एंड ऑर्डर का बहाना देके किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट में आपको एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल होना जरूरी होता है। और आज का अगर आप देखोगे दौर, तो आज डिफरेंट टाइप के अलायंसेस बनते हैं, चाहे वो एनडीए हो, यूपी हो, या आज के समय INDIA इंडिया ये क्यों ना हो, जो अभी रिसेंटली बना है। तो ये था बच्चों आपका सेंट्रल स्टेट के रिलेशन 1990 से पहले और बाद के। होप सो कि बच्चों आपको फेडरलिज्म के बारे में काफी अच्छे तरीके से जो टॉप 3 क्वेश्चन मैंने कवर करा है वो समझ आ चुके होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके चैप्टर नंबर 3 के ऐसे ही टॉप 3 क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए आप खुश रहे, पढ़ते रहो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। एंड प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।